ओके, आई थिंक लास्ट क्लास में एक सवाल था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड ऑन द लेफ्ट बाय द y axis that is x equal to 0 above left, sorry, below by the line y equal to x by 4, above left by the curve y equal to 1 plus root x, and finally above right by the curve y equal to 2 upon root x. तो इस तरह के लैंग्वेजेस में थोड़ा ध्यान से हमें कर्व ड्राइंग वगैरह सब करना होता है ना? वैसे तो कर्व स्केचिंग अपन का अच्छे से होना ही चाहिए। सबसे पहले तो एक रीजन की बात कर रहे हैं, एक एरिया की बात कर रहे हैं जो किससे बाउंडेड है, बाय दीज डिफरेंट बाउंड्रीज। एक तो है भाई एक्स वाई एक्सेस, एक है आपका y इक्वल टू एक्स बाई 4, और इस तरीके से बाकी दोनों भी है ना। और उसकी बाउंड्री की बतला भी रहा है कि किधर है, लेफ्ट से है, कोई राइट से है, कोई ऊपर लेफ्ट से है, कोई ऊपर राइट से, इस तरीके से। तो जब तक हम कर्व को ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा ये क्या कहना चाह रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज टू स्केच द ग्राफ, है ना, टू स्केच द ग्राफ। तो अगर आप इसमें ग्राफ को स्केच करने पे आएंगे तो देखिएगा, सबसे पहले तो y एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉन है। y इक्वल टू एक्स बाई 4 जब आप ड्रॉ कीजिएगा बच्चों, है ना, y इक्वल टू एक्स बाई 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई एक लाइन आप मान लीजिए, थोड़ा सा नीचे की साइड स्लोप रहेगा बच्चों, और एक है y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। तो रूट एक्स का ग्राफ आपको पता है 0 0 से जाता है, बट 1 प्लस रूट एक्स का ग्राफ कहां से जाएगा, 0,1 से, है ना। 0,1 से मतलब उसका जो 1 प्लस रूट एक्स का ग्राफ है वो कुल मिला के कुछ ऐसा आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। कुछ बच्चे इस तरह की गलती कर देते हैं ना, है ना। ये y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स को कैसे सोचते हैं कि भाई ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो समझते तो ठीक है कि भाई ये है, लेकिन फिर उस चक्कर में क्या करते हैं ना, ये पूरा ग्राफ जो है ना ये बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ये पूरा ऐसे बना देते हैं। ये रॉन्ग है ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें दो पार्ट्स हैं। एक है y माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, इसमें दो पार्ट्स हैं। एक तो है आपका y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, और एक है 1 माइनस रूट एक्स। मतलब एक ग्राफ होगा जो 1 से ऊपर होगा और एक ग्राफ होगा जो 1 से नीचे होगा। तो अगर आपने ये वाला ग्राफ भी बना दिया दोस्त, तो अब यहां गलती हो गई है। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन जो है ग्राफ का, ये जो नीचे अभी मैंने ड्रॉ किया है, ये ग्राफ है 1 माइनस रूट एक्स, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, है ना। तो यानी यहां इस चीज को समझिएगा आप कि ये जो 1 माइनस रूट एक्स का ग्राफ है वो भी आपने जाने अनजाने बना दिया। अगर ऐसे आपने ग्राफ बनाए तो दिस इज अ रॉन्ग स्केचिंग। तो इन सब चीजों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। मैं टाइम टू टाइम अपना बतला भी रहा हूं आपको ये सब, है ना, देख लीजिएगा। तो जो बच्चे स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग कर रहे हैं उस चीज का ध्यान रखें, है ना, कि भाई ग्राफ तो बस इतना ही बनेगा, है ना, इतना ही ग्राफ बनेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, एक है y इक्वल टू 2 बाई रूट एक्स। तो जो y इक्वल टू 2 रूट एक्स है, इसका 2 बाई रूट एक्स, इसका x पॉजिटिव के लिए ग्राफ आएगा, क्योंकि नीचे अगर रूट एक्स बन गया है दोस्त, तो यानी कि पूरा पूरा x पॉजिटिव के लिए ही ग्राफ आना है। अच्छा, 0 प्लस पे कहां जाएगा, 0 प्लस पे इट विल बी गोइंग टू इंफिनिटी, है ना, 0 प्लस पे ये इंफिनिटी जाएगा, और फिर उसके बाद इंफिनिटी पे ये 0 जाएगा, थ्रू आउट घटेगा। इसका डेरिवेटिव आप चेक कर सकते हैं, है ना, थ्रू आउट घटेगा, देख लीजिएगा। इंफिनिटी पे इट विल मूव टू 0 लाइक दिस। देख, ये पूरा ग्राफ आ जाएगा ना। इसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू 2 अपॉन रूट एक्स। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड सच दैट y एक्सिस इज ऑन द लेफ्ट। ये देखो, y एक्सिस इज ऑन द लेफ्ट, बिलो बाय द लाइन y इक्वल टू एक्स बाई 4, यानी कि जो नीचे से लाइन है ये है y इक्वल टू एक्स बाई 4। above लेफ्ट मतलब ऊपर से लेफ्ट की तरफ से y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, एंड above राइट, राइट से y इक्वल टू 2 बाई रूट एक्स। मतलब इस एरिया की बात कर रहे हैं, है ना। तो उस एरिया को चाहो तो तुम शेड कर लो इस तरीके से। अच्छा, ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे बॉस, ये वाले पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हिट एंड ट्राई लगाइएगा अभी तो भी दिख जाएगा। जैसे x इक्वल टू 1 रखिएगा मान लीजिए, तो y2 आएगा दोनों में। इसमें भी x1 पे y2 आएगा, इसमें भी x1 पे y2 आएगा। आप चेक करो, x इक्वल टू 1 पे y2, और ये भी x इक्वल, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,2 होगा। फिर यहाँ जाइए, यहाँ मेरे ख्याल से x इक्वल टू 4 पे y1 आ रहा है, और यहाँ भी 4 पे 1 आ रहा है, तो ये पॉइंट है 4,1। अगर ये पॉइंट 4,1 है तो ये बिल्कुल इसकी सीधा है, क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है ना। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करेगा। दिस विल बी एक्टिंग एज अ स्ट्रेट लाइन। देख लीजिए आप, कोई डाउट है यहाँ तक स्केचिंग में तो बताइए।
ठीक है, गुड। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये आ गया, अब इस एरिया को निकालना है। तो देखो इस एरिया को आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो x के रेस्पेक्ट में निकाल लें, चाहे तो दोनों को y के रेस्पेक्ट में निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो एक पार्ट तो ट्रायंगल ही है, मैं y के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, है ना, मैं y के रेस्पेक्ट निकाल रहा हूँ। एक पार्ट तो ट्रायंगल ही है, जैसे ये वाला पोर्शन है ना बच्चों, ये ट्रायंगल का पोर्शन है, तो इसका एरिया तो लिख सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मेरे ख्याल से देखो ये वाली चीज तो कितनी हो गई 1, और ये वाली चीज हो गई 4, तो 1 इंटू 4। तो ये वाला पार्ट तो बहुत क्लियर है, प्लस प्लस। हम लोग बोल सकते हैं अब ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला, ये ऊपर वाला पोर्शन। ये ऊपर वाले पोर्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहां से कहां तक, इस वाले एब्सिसा से इस वाले एब्सिसा तक। ये एब्सिसा है 1 और ये एब्सिसा है 2, यानी कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे इस 1 से 2। राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, राइट कर्व इज दिस वाइट कर्व, है ना, राइट कर्व इज दिस वाइट कर्व। तो राइट कर्व क्या है ये, लेकिन मुझे x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए होगा। तो x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे ना दोस्त, तो ये आएगा रूट x इक्वल टू 2 बाई वाई, और x इक्वल टू आएगा 4 बाई वाई स्क्वायर। तो लेके दिस इज 4 अपॉन वाई कर्व, वाई स्क्वायर, राइट कर्व, है ना, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व इज दिस कर्व। और यहां से भी x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी माइनस क्या आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस भी निकाल सकते हैं, इजी है उधर से भी। अब ये सीधा सीधा देख सकते हो कि दिस पार्ट इज 2 प्लस 4 बाई वाई स्क्वायर का माइनस 4 बाई वाई, और फिर माइनस ऑफ y माइनस 1 का होल क्यूब बाई 3, और इसकी वैल्यूज वेरी कराइए 1 से 2, है ना। तो दिस इज 2 प्लस, है ना, 2 प्लस। सबसे पहले देखिए जब 2 रखिएगा इसमें क्या होगा, तो माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज माइनस 2, माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 का क्यूब इज 1, तो माइनस 1 बाई 3। फिर एक माइनस साइन आएगा, है ना, माइनस साइन, और फिर लोअर लिमिट रखिएगा। तो लोअर लिमिट रखिएगा तो 1 रखिएगा, तो यहाँ क्या आएगा -4, और ये वाला 0 आ जाएगा, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 2 माइनस 2 माइनस 1 बाई 3 प्लस 4। तो ये कैंसल आउट हो गया, आंसर आएगा इसका कितना, 11 अपॉन 3। ठीक है, चेक कर लो एक बार, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। मेरे ख्याल से तो सही लग रहा है, बाकी देख लेना। चलिए सभी बच्चों ने लिख लिया है मेरे ख्याल से, है ना, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड एरियाज टू बी रिमेंबर्ड के बारे में बात करी थी, और आप इसको याद रखिए तो बेहतर रहेगा, है ना, क्योंकि डायरेक्टली अगर यूज होगा तो जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करके भी दिखाया था, तो काफी ज्यादा टाइम सेव भी होता है और गलतियां भी कम हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप अदर वे जाइएगा तो यू विल बी डूइंग कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस करते ही आपको पता है कि गलतियां होने की संभावना अपने आप बन जाएगी, है ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो फॉर्मूले डायरेक्ट लगाइएगा उसमें गलतियां होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो कहीं भी है, लेकिन कोशिश अच्छी करोगे तो मेरे ख्याल से वो पॉसिबिलिटीज हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमने ये तो सीखा ही था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सीखा था वैसे तो, कि एरिया इज, है ना, एरिया इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। मतलब अगर हम ओरिजिन शिफ्ट करते होते हैं ना, ओरिजिन शिफ्ट करते होते हैं, तो उससे एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये पहले भी बात हो चुकी है। ठीक है, तो एक बार उसी लाइन को फिर से दोहरा दे रहा हूं आपके लिए कि एरिया इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब विल नॉट चेंज, इनवेरिएंट मींस डजंट अल्टर, है ना, बदलेगा नहीं, इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। ट्रांसलेशन मतलब x विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के नया एक्सिस जो होगा x का, वो पुराने के पैरेलल होगा, और जो नया y होगा वो पुराने के पैरेलल होगा। इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। देख लेना, है ना। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोग नोट कर चुके होंगे, है ना। हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यही लिख देता हूं पहला सवाल। Okay, first question is find the area enclosed
between the parabolas okay y square minus 2y plus 4x plus 5 equal to 0 and x square plus 2x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो जरा जो सोचिए ढंग से, है ना, और करके दिखाइए, आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। यस बच्चों, करके देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस पैराबोला को पहचानने की कोशिश करेंगे, और इस पैराबोला को पहचानने के लिए आपको कोनिक सेक्शन में भी मैंने सिखाया था कि आपको शिफ्टिंग करना जरूरी है ना, आपको शिफ्टिंग करना जरूरी है। और जब तक बात शिफ्टिंग नहीं करोगे तब तक क्या पहचान नहीं पाओगे कि किस तरह का पैराबोला है ना। तो जैसे सबसे पहले देखो वाई स्क्वायर और टू वाई के टर्म्स दिख रहे हैं। तो जब आपको वाई स्क्वायर और टू वाई के टर्म दिखे तो एक परफेक्ट स्क्वायर की फील आपको डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। तो जब कभी भी इस तरह का देखेंगे तो आपको खट से दिखना चाहिए कि यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। लेकिन जब आप इसको वाई माइनस वन का होल स्क्वायर लिखते हैं दोस्त, तो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई तो रहेगा ही, बट एक प्लस वन भी आपने इसमें खींच लिया है। तो अगर इसमें प्लस वन खींच लिया है तो यहाँ प्लस फाइव था, तो प्लस फाइव होने की वजह से यहाँ प्लस फोर ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इधर प्लस वन ले लिया है ना। तो यहाँ फाइव में से एक निकल चुका है तो बचेगा फोर, और उसको उधर ले जाइए तो आपको यहाँ फील आएगा कि दिस इज अच्छा y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ फोर टाइम्स एक्स प्लस वन। तो शिफ्टिंग कर लेते हैं। कैसे शिफ्टिंग कर सकते हैं बच्चों? एक्स प्लस वन को कैपिटल एक्स और y प्लस वन को कैपिटल वाई। यानी पहला वाला तो अपना प्यारा सा पैराबोला निकल गया वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, और इस बात की हिंट स्टार्टिंग में ही दे दिया था सवाल ने कि ये जो दोनों हैं ये क्या है, पैराबोलास हैं, है ना। तो यहाँ पे दिख भी गया शिफ्टिंग के बाद कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स है। अब इस पे आइए, तो यहाँ भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो यहाँ भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनने की गुंजाइश है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। लेकिन फिर से सुनिएगा, अगर आपने यहाँ प्लस वन ले लिया है एक, तो यानी यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और एक वन जा चुका है, तो यहाँ बचेगा माइनस वाई प्लस वन। और बच्चों जब उसको उधर ले जाइएगा तो दिस विल बिकम x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस वन। और ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने यूज किया ना x प्लस वन को कैपिटल x, तो ये बनेगा कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। अब आप खुद समझदार हैं, है ना, कि ट्रांसलेशन एरिया को इफेक्ट नहीं करता है, शिफ्टिंग एरिया को इफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं। दो पैराबोलाज याद है आपको, एक फॉर्मूला बताया था डायरेक्टली कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई में एरिया निकालना है, बाउंडेड एरिया निकालना है, एरिया इनक्लोज बिटवीन द टू कर्व्स निकालना है। कैसे निकालते हैं? 16 AB/3। तो यानी यहां पे 16/3 रहेगा और ए बी, तो बताया था कि मॉड लगा लीजिएगा, अगर कहीं पॉजिटिव प्लस माइनस हो तो आ जाएगा मामला सही। तो यहां देखिएगा, यहां वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स टाइप में कंपेयर कीजिएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, और बी लिखना है तो यानी यहां एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई टाइप में कन्वर्ट कीजिएगा तो फोर बी इज वन, तो बी की वैल्यू है वन बाई फोर, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी फोर बाई थ्री, तो दैट्स करेक्ट आंसर। देख रहे हो, बिना इंटीग्रेशन के काम चल गया, नहीं तो इंटीग्रेशन करना पड़ता तो समय काफी लगता है। Moving to next question, guys. Find the area enclosed between the ellipse एक मिनट नहीं, फाइंड द एरिया enclosed, ये थोड़ा सा इधर उधर चला गया, बाय द पैराबोला y माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड द tangent to it at 2, 3
एंड एक्स एक्सिस। एंड टेंजेंट टू इट एट 2,3 एंड एक्स एक्सिस। चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले देख सकते हो आप कि यहाँ पे भी हमें शिफ्टिंग लगा लेना चाहिए, है ना, नहीं तो पैराबोला थोड़ा ऊपर बनेगा, डायग्राम भी थोड़ा अजीब सा बनेगा, है ना। तो लेट अस फर्स्ट अप्लाई द शिफ्टिंग पार्ट। तो यहाँ पे अगर आप शिफ्टिंग लगाते हो दोस्त, है ना, तो सबसे पहले क्या करोगे आप कि x-1 को कैपिटल X मानोगे और y-2 को कैपिटल Y मानोगे। इससे बहुत सारे चेंजेस होंगे, है ना, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो यानी ये कर्व जो बनेगा मेरा, ये कर्व मेरा बन गया y² = x। अभी यहाँ देखो प्राइमरली क्या कह रहा है कि आपको जो एरिया बाउंड हो रहा है, एक तो इस कर्व से हो रहा है जो कि चेंज हो गया, इसमें बदल गया। दूसरा क्या है, टेंजेंट टू इट एट 2,3। तो अब एक कोई बोले कि सर इसमें 2,3 पे टेंजेंट लिखते हैं और फिर उसके बाद फिर शिफ्ट करते हैं, तो बेटा इससे अच्छा ही पॉइंट ही शिफ्ट कर लेते हैं और वहां टेंजेंट लिख देते हैं, अपने आप नई टेंजेंट आ जाएगी, सही सही, है ना। तो हम लोग लेके 2,3 पॉइंट इस वाले एक्सेस में कैसा दिखेगा उस पर बात कर लेते हैं। तो हमारे पास स्मॉल x है 2, तो जब स्मॉल x 2 है तो दिस इज 2 - 1 इज कैपिटल X, यानी कैपिटल X आ गया बॉस 1। और ऐसे ही यहाँ पे 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, ये भी 1 ही आ रहा है कैपिटल Y। यानी जो टेंजेंट लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग को बोल रहा है कि इसका इसका, है ना, तो ये कर तो इसमें बदल गया और टेंजेंट कहां पे लिखोगे आप 1 1 पे। 1 1 पे टेंजेंट कैसे लिख सकते हो, तो बताया ही जाता है y/1 और x + x1/2, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं चाहे तो उसको दोबारा से लिख सकते हो आप x - 2y + 1 = 0, ये है टेंजेंट। अब यहां बच्चे क्या करते हैं कि ये दोनों तो सब सही कर लेते हैं, जैसे अगर बोलते हैं कि भाई y² = x, बिल्कुल सही है सर, है ना, y² = x सही चलता है उनका, ऐसे y² = x बना लेते हैं, है ना, और फिर 1, 1 पे टेंजेंट वो भी कर लेते हैं, सब सही कर लेते हैं। बट एक जगह गड़बड़ कर देते हैं गड़बड़ क्या करते हैं, सुनना, गड़बड़ क्या करते हैं, जैसे टेंजेंट भी बना लिया, जो शिफ्टिंग से कर रहे होते हैं, है ना, उनकी बात करो, है ना, ये भी बना लिया। लेकिन ये जो x एक्सिस लिखा हुआ है ये इनको नहीं जमता। ये बच्चे क्या करते हैं, x एक्सिस ही ले लेते हैं, मतलब इसी को बोल देते हैं x एक्सिस। जैसे ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है ना, तो बेटा ये पुराना वाला x एक्सिस है, नया एक्सिस तो चेंज हो गया ना। तो बहुत सारे बच्चे यही एरिया निकाल लेते हैं कि टेंजेंट और x एक्सिस और ये सब, बस इतना एरिया हो गया, काम हो गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्यों सर, क्योंकि जो नया x एक्सिस है, जैसे ओल्ड x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, स्मॉल y = 0, स्मॉल y = 0, और स्मॉल y क्या है, कैपिटल Y + 2। यानी कि जो हम इस x और y में बात करेंगे, कैपिटल X और कैपिटल Y में बात करेंगे, तो हमारे पास जो एक्सिस या जो भी लाइन आनी चाहिए वो स्मॉल y = 0 के कोरस्पॉन्डिंग वाली लाइन होनी चाहिए, कैपिटल Y = -2, मतलब ऐसी कोई लाइन आएगी दोस्त, ऐसी, दिस विल बी कैपिटल Y = -2, है ना। यानी कि इसको आपको थोड़ा बैकवर्ड अब यहां प्रोड्यूस कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। देख लीजिए, तो ये जो है ना, ये एरिया आएगा, ये पूरा एरिया आएगा। तो बहुत बार बच्चे ऊपर वाला एरिया निकाल के आंसर कर लेते हैं एंड दैट इज अ रॉन्ग आंसर, दैट विल बी अ रॉन्ग आंसर, है ना। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया सबको कि कैसे क्या हो रहा है। अब कोई बोले ये एरिया कैसे निकाले सर, तो फिर से मैं बोलता हूं, हर बार एरिया निकालने के पहले सोच जरूर जागरूक कीजिए, अपने आप को अवेयर कीजिए कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाले, विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाले। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहीं से भी मुनासिब नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। विथ रिस्पेक्ट टू वाई ठीक लग रहा है, एब्सिसा टू एब्सिसा, यहां से यहां तक। और राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व बहुत इजी लग रहा है ना, बहुत इजी लग रहा है मुझे तो हम लोग क्या एब्सिसा से एब्सिसा चलते हैं, ठीक है। कैसे, y = -2 से 1 को बोले सर राइट कर्व, राइट कर्व, तो चलिए राइट कर्व देखते हैं। तो राइट कर्व तो ये पैराबोला ही है, और पैराबोला में मुझे क्या चाहिए हुआ, x इन टर्म्स ऑफ y, वही तो लिखा हुआ है ना, x इन टर्म्स ऑफ y ही तो लिखा हुआ है, x = y², तो राइट कर्व इज y², माइनस लेफ्ट कर्व है, माइनस लेफ्ट कर्व। लेफ्ट कर्व देखिएगा जरा ध्यान से, है ना, लेफ्ट कर्व देखिएगा जरा ध्यान से। तो जब आप लेफ्ट कर्व देखिएगा, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा लेफ्ट कर्व, तो हमें x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे तो यहां पे बन जाएगा x = 2y - 1, x = क्या आ जाएगा 2y - 1। तो यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि 2y - 1 आएगा dy, समझ रहे हो बात को,
तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इधर से बन जाएगा, अब देखना ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ना, राइट कर्व माइनस हमने क्या लिखा है, लेफ्ट कर्व है ना, बार बार यही सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। तो मुझे लग रहा है वाई स्क्वायर माइनस 2y+1 ये है y माइनस 1 का होल स्क्वायर गुरु, एंड दैट इज y माइनस 1 का होल क्यूब बाई 3, है ना। फिर भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो -2 से 1 देख लीजिएगा। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, तो ये तो 0 हो गया पहला वाला। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो -2 -3, तो -3 का क्यूब 27/3 -9, तो यानी कि ओवरऑल इसका करेक्ट आंसर होगा 9। देख लो भाई, फिर भी कोई डाउट हो तो बताएंगे। ठीक है, चलिए आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कुछ सवाल आपको लिखवा रहा हूँ होमवर्क के लिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्राई जरूर कीजिएगा अच्छे से। पहला है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड between the curves y equal to ex into ln x and y equal to ln x अपॉन ex। एक तो ये है, दूसरा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड by the curves y equal to 2 minus modulus of 2 minus mod x and y equal to 3 upon mod x। तीसरा find the area bounded by the curve y square into 2a minus x equal to x cube and its asymptote। एसिम्प्टोट वैसे मैंने पहले ही बतलाया हुआ है, एसिम्प्टोट्स आर लाइंस विच टचेस द कर्व एट इंफिनिटी। तो इसमें कोई ऐसे कर्व में ऐसी यहाँ पे लाइन होगी जरूर जो इंफिनिटी पे टच कर रही होगी, तो बस उसी को एसिम्प्टोट कह दीजिएगा, है ना। जैसे e की पावर x में जो x एक्सिस है वो एसिम्प्टोट का रोल प्ले करता है, tan x में x इक्वल टू π/2 x इक्वल टू 3π/2 ये सब एसिम्प्टोट्स हैं, है ना। तो एसिम्प्टोट्स आर लाइंस, मतलब ऐसा टच नहीं करता एग्जैक्टली बट हम लोग डिफाइन करते वक्त बोलते हैं कि विच टचेस एट इंफिनिटी, मतलब वैसे तो इंफिनिटी कभी आएगा नहीं, टच भी नहीं करेगा, है ना। तो रियल सेंस में ये टेंजेंट नहीं होते। फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स, है ना। a इज अगेन पॉजिटिव। फाइंड द एरिया enclosed by the curve y माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर।
find the area enclosed by the curves 3 mod x plus 4 mod y less than equal to 25 and x square plus y square greater than equal to 25। तो ये 6 सवाल हैं, इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल शाम में है मेरे ख्याल से क्लास, है ना? बाकी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा। Okay, next we are moving to area bounded by inverse of a function। एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, है ना? ठीक है। अब कोई बोले कि सर ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स निकाल लेंगे फंक्शन का और एरिया बाउंडेड हो जाएगा। तो हम लेकिन नहीं, वैसे तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरिया सॉरी इनवर्स अगर निकल रहा हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि फंक्शन दिया हुआ है 1 1 ऑन 2, इनवर्स निकालिए, एरिया निकालिए, हो गया काम खत्म, है ना? लेकिन आपको भी पता है कि ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो 1 1 ऑन 2 होने के बावजूद इनवर्स रूल डिटरमिन नहीं होता। मतलब x इन टर्म्स ऑफ y आप नहीं लिख पाते हो, इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं बट हम लोग बोल रहे हैं कि x इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिख पाते हैं। तो ये सेक्शन उसी तरह के फंक्शंस के लिए डेडिकेटेड है कि जब 1 1 ऑन 2 भी हो बट इनवर्स रूल ना निकले। वैसे तो देखो अगर इनवर्स रूल निकल रहे हैं, x इन टर्म्स ऑफ y लिख पा रहे हो तो आप इनवर्स निकालो, इनवर्स निकालने के बाद आप एरिया निकालो, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट हम लोग बोले कि बस हम वो प्रॉब्लम्स अभी यहाँ पे डेडिकेट कर रहे हैं जहां पे इनवर्स रूल हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें कैसे बढ़ेंगे उस पे बात होगी, है ना? तो पहला सवाल ही लिख लीजिएगा। वैसे हम इसमें ज्यादा सवाल नहीं करने वाले हैं, एक आध सवाल आपको आइडिया दे दिया जाएगा कि क्या करना है इसमें। लेट fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 एंड gx is inverse of it। Find the area bounded find the area bounded by gx, the x-axis and the ordinate at x equal to -2 एंड x इक्वल टू 6, है ना? तो थोड़ा ट्राई करो, है ना? उलझो पहले, है ना? फिर उलझन को सुलझाएंगे, है ना? तो पहले एक बार ट्राई करिए आप खुद से, है ना? देखिए कहाँ तक सोच पाते हैं, क्या सोच पाते हैं ना? फिर उसके बाद हम करेंगे इसको।
देखो बहुत क्लियरली बोला है कि देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स और एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2 है और जी एक्स इसका इनवर्स है। तो आपको यहाँ पता है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है और फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। आपको ये भी पता है कि भाई इसका इनवर्स रूल नहीं निकाल सकते, इनवर्स रूल नहीं निकाल सकते। फिर बोले थे एरिया बाउंडेड बाय जी एक्स एक्स एक्सेस एंड दीज टू। समझ रहे हो बात को? तब इसमें आप कुछ भी अगर उटपटांग करते हो तो देखो गलती होने की संभावना ही है, और तो उसके अलावा तो क्या ही है ना। तो इसलिए बिल्कुल एक सिंपल सा रूल बतला रहा हूं आपको, है ना। जैसे मान लो कि कोई भी आपके पास बाउंड्रीज है ना, और उससे कोई एरिया बाउंड हो रहा है। मैं क्या कहता हूं कि अगर मान लो ये चारों बाउंड्रीज को मैं किसी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करा दूं, है ना, वी आर ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट ऑल द बाउंड्रीज इन अ लाइन, सपोज कर लीजिए, है ना। तो अगर आपने सपोज कर लो कि कोई बाउंड्री को रिफ्लेक्ट करा दिया इसमें इसको, तो जब भी आप इसको रिफ्लेक्ट कराइएगा तो बच्चों आपको क्या ये फील आता है कि ये जो एरिया आएगा, है ना, बाउंड्रीज को रिफ्लेक्ट कराने के बाद, ये सारे बाउंड्रीज को मैंने रिफ्लेक्ट करा दिया इस लाइन में, कोई भी रैंडम लाइन है, तो जब रिफ्लेक्ट कराने के बाद जो एरिया बाउंडेड होगा वो भी एरिया ओरिजिनल के बराबर ही आना चाहिए, वो भी एरिया ओरिजिनल के बराबर ही आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए सोच के। क्या कहते हो? लग रहा है कि ये जो एरिया आएगा, अगर हमने सारी बाउंड्रीज रिफ्लेक्ट करा दी है, तो जो एरिया बाउंडेड फाइनली आएगा वो सेम एज द ओरिजिनल आएगा, ऐसा कुछ लगता है क्या? है ना। तो अगर ये बात से अपन सहमत हैं तो हम लोग को जो अभी एरिया निकालने के लिए कह रहा है दोस्त, है ना, अभी हम लोग को जो एरिया निकालने के लिए कह रहा है दैट इज द एरिया बाउंडेड बाई, है ना, दैट इज द एरिया बाउंडेड बाई, समझना, जी एक्स एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस मतलब क्या हुआ भाई, लाइन के हिसाब से सोचे ना, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 6, ये है एरिया। अब मुझे ये क्लियर है कि मैं जी एक्स तो नहीं निकाल पाऊंगा भैया, है ना, मुझे ये क्लियर है, मुझे अभी एरिया इससे बाउंडेड निकालना है, जी एक्स वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 6। और मुझे इसमें 100% क्लियर है कि मैं जीएक्स तो नहीं निकाल पा रहा हूं, है ना, जीएक्स का डेफिनेशन नहीं निकाल रहा हूं। कोई बोले कि सर ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेके कर लें, तो बेटा तुम रिफ्लेक्शन ले लो, है ना, और रिफ्लेक्शन लेके बस देखते रह जाओगे, एरिया तो निकलना है नहीं, है ना, एरिया तो उसे निकलेगा ही नहीं, कि कर्व जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप एरिया तो नहीं निकाल पाओगे। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन निकाल लो, उससे कुछ निकलने वाला है नहीं, है ना। तो हम समझे पहले कि हमें इसके थ्रू एरिया बाउंडेड निकालना है। अगर हम इस चीज में सक्सेसफुल हो जाए, किस चीज में सक्सेसफुल हो जाए, सक्सेसफुल या आजकल सक्सेसफुल भी चल रहा है आजकल, है ना, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि अगर हम इस चीज में सक्सेसफुल हो जाएं कि हम इनको एक ऐसे सुटेबल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करें जिससे मुझे जीएक्स निकल के आ जाए और बाकियों का रिफ्लेक्शन तो हम आराम से निकाल लें, है ना। तो हमें बोले कि फिर वो एरिया भी सेम ही आना चाहिए। तो मैं इसको किस लाइन में रिफ्लेक्ट कराऊं, तो मुझे लगता है कि मुझे इसको y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्ट करा देना चाहिए। किस लाइन में रिफ्लेक्ट करा देना चाहिए, y इक्वल टू एक्स। जैसे ही मैं y इक्वल टू एक्स में y इक्वल टू जी एक्स को रिफ्लेक्ट कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली आई विल गेट द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2। को बोले सर x y इक्वल टू 0, x एक्सिस को रिफ्लेक्ट कराएंगे इस लाइन में तो क्या मिलेगा, तो आपको पता ही है कि अगर x एक्सिस को रिफ्लेक्ट कराएंगे तो y एक्सिस मिल जाएगा, तो यानी y इक्वल टू 0 किस में बदल जाएगा, x इक्वल टू 0 में। कोई बोले सर x इक्वल टू -2 को रिफ्लेक्ट करा दे, तो y इक्वल टू x में हमेशा आपको पता है कि y और x इंटरचेंज होते हैं, तो x इक्वल टू -2 किस में बदल जाएगा, y इक्वल टू -2 में, और x इक्वल टू 6 किस में बदल जाएगा, y इक्वल टू 6 में। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो एक बार यस लिखिए कि ये जो एरिया जो बाउंडेड हमें निकालना था y द इनवर्स दैट इज gx, y इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस एंड x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 6, उसको अगर मैं y इक्वल टू x में रिफ्लेक्ट करा दूं तो इसके थ्रू हमें एरिया जो आएगा वही उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक बार यस लिख दीजिए, क्लियर लिख दीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से हमने y इक्वल टू एक्स में सबको रिफ्लेक्ट करा दिया। चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं, क्योंकि अब y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2 को प्लॉट करना थोड़ा आसान है। आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3, तो ऑलवेज पॉजिटिव, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो कुल मिला के इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, 0 पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी,
है ना, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2 का। ठीक है, फिर एक आएगा y एक्सिस, तो y एक्सिस तो ऑलरेडी प्लॉटेड है ना, और क्या आ रहा है देखो, एक आ रहा है y इक्वल टू -2, मतलब एक लाइन आएगी जो नीचे से होगी ऐसे, है ना, एक लाइन आएगी जो नीचे से होगी, दैट इज y इक्वल टू -2, और एक लाइन और आएगी y इक्वल टू 6, मतलब ऊपर से ऐसे, दिस लाइन इज गाइस y इक्वल टू 6। तो if someone is asking कि what is this area जो बाउंडेड है इससे, है ना, इधर जो राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2, एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 6, ये एरिया कौन सा है? तो बेटा देखो, एक y एक्सिस है ना, एक y एक्सिस है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये कर्व है, तो कौन सा एरिया है जो बाउंडेड एरिया है? आप खुद देखकर बतलाओ, है ना, आप खुद देख लो। तो मुझे लगता है कि यार गाइस, ये वाला जो एरिया है ना, और ये वाला जो एरिया है, यही आंसर होना चाहिए। आप एक बार सहमत हो तो आप बताइए कि दीज टू, मतलब पूरा मैं शेड नहीं कर रहा हूं, आप फील कर लो पहले कि यही एरियाज को का सम निकालना होगा मुझे। सोचो एक बार, सोचो एक बार आप, क्या हमें इन्हीं दोनों एरियाज का सम निकालना है बॉस? देखो एक बार, अब अगर इन दोनों एरियाज को सम निकालना है, अगर मान लीजिए, है ना, अगर आप कहते हो कि हाँ सर यही एरियाज का सम निकालना है, तो अब यहाँ पे एक बात आएगी, क्या, किसके रेस्पेक्ट में निकालें, है ना? तो कोई बोले अरे सर वाई एक्सिस रेस्पेक्ट निकल जाएगा, तो भाई वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में आइडियली तो आप बोलोगे हाँ सर निकल जाएगा, यहां से यहां चल जाएंगे, मॉड ले लेंगे इसका, और यहां से यहां चल जाएंगे, और इधर इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन यहां फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप y के रेस्पेक्ट में सोचते हो, है ना, एब्सिसा टू एब्सिसा मूव करने की सोचते हो, एब्सिसा टू एब्सिसा मूव करने की सोचते हो, तो फिर से आपको x इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा, और x इन टर्म्स ऑफ y यहां नहीं लिख सकते मेरे भाई, इसीलिए हम इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स, ये वो फलाना ढिमकाना। नहीं तो अगर y x के टर्म्स में दिया हुआ और x को इन टर्म्स ऑफ y अगर लिख सकते होते, है ना, तब तो यहीं पे कर लेते काम कि यहां से gx निकाल के सॉल्व कर लेते। तो यहां पे अगर आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटरेस्टेड हो निकालने में, तो आपको x इन टर्म्स ऑफ y निकालना पड़ेगा, जो कि यहां मुझे कहीं से भी दिख नहीं रहा है कि x इन टर्म्स ऑफ y तो नहीं आने वाला है। यानी यहां पक्का हो गया मेरे ख्याल से कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास x एक्सिस में ही ऑप्शन है ना, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही एरिया निकाल सकते हैं, और x एक्सिस के रिस्पेक्ट निकालते हैं तो ऑर्डिनेट टू ऑर्डिनेट मूव करते हैं, ऑर्डिनेट टू ऑर्डिनेट। तो कहां से शुरू करना चाहिए, कहां से शुरू करना चाहिए? तो मुझे लगता है दोस्त हमें इस पॉइंट से शुरू करना चाहिए। देखिए यहां से, इस पॉइंट से, ये पहला ऑर्डिनेट होगा, और यहां से हमें इस ऑर्डिनेट तक जाना होगा फाइनली, है ना। मेरे ख्याल से यहां से लेकर यहां तक हमें चलना चाहिए। इसमें हो सकता है बीच में एक बार ब्रेक करें यहां पे, है ना, तो देखना यहां पे ब्रेक करें, लेकिन सबसे पहले इस ऑर्डिनेट को निकालना तो पड़ेगा ना। ये तो मुझे पता नहीं, हाँ ये पता है मुझे, इसके यहां पे y की वैल्यू -2 है, ये पता है मुझे, बट मुझे अगर ऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे यहां इसका इसका x कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। मुझे यहां पे इसका क्या निकालना पड़ेगा बॉस? x कोऑर्डिनेट। पहली बात समझ में आ गई कि हम यहां पे ऑर्डिनेट टू ऑर्डिनेट मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑर्डिनेट टू ऑर्डिनेट मूव करोगे तो पता तो चलना चाहिए कि कौन सा x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू व्हाट। तो y तो -2 है, और ये कर्व का पॉइंट है, तो कर्व है ये, और y है -2, तो यहां से x निकालो, तो ये एक इक्वेशन बनेगी, एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या आ रही है -1। क्यूबिक में हम ऐसे ही करते हैं ना, कि कॉमन सेंस से ही रूट या हिट एंड ट्रायल से ही दिखाते हैं, तो -1। तो यानी ये मेरे को लाइन समझ में आ गई, दिस लाइन इज x इक्वल टू -1। ओके, अब ये वाला लाइन निकालना होगा। इस पॉइंट का भी मुझे y कोऑर्डिनेट पता है ना, y कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना है इसका 6, तो x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो फिर से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ y को 6 रखिएगा, तो 6 इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2, यानी एक्स क्यू प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू यहां से क्या आ रही है 1। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं कि ये वाली लाइन होगी दोस्त x इक्वल टू 1। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो अब हम इस एरिया के एक्सप्रेशन को कैसे लिखें, देखना ध्यान से, है ना, देखना ध्यान से। हम सबसे पहले -1 से 0 मूव करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब कोई बोले अपर कर्व क्या है सर, तो बेटा अपर कर्व तो यही वाली लाइन है ना, y इन टर्म्स ऑफ x चलेगा, है ना, ध्यान रखना। अपर कर्व तो ये, तो y इन टर्म्स ऑफ x ही पता है हमें, तो एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2, ये है अपर कर्व। लोअर कर्व
लोअर कर्व भी है दोस्त, है ना, ऐसा मत सोचना कि लोअर कर्व तो है ही नहीं सर, लाइन है, लाइन इज आल्सो ए कर्व ना। तो y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए होता है, बट इसमें x नहीं है, y इक्वल टू -2 है, तो -2 ही सबट्रैक्ट करेंगे हम तो, है ना। दिस इज अपर कर्व x³ + 3x + 2 एंड दिस इज द लोअर कर्व दैट इज -2 dx और प्लस 0 से 1। 0 से 1 में फिर से अपर कर्व कौन सा हो गया इस बार, y इक्वल टू 6 वाली लाइन और -x³ + 3x + 2 लोअर कर्व dx। वैसे तो देखकर आराम से फील आ रहा है कि डायग्राम इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जितना इधर एरिया आएगा उतना ही उधर भी आएगा, तो चाहो तो आप किसी एक को निकाल के इसका क्या कर दो, डबल, तो उससे भी काम हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो x⁴/4 पहले वाले को देख लेते हैं ना, प्लस 3x² / 2, यहां माइनस +2 + 2 4, तो 4x फ्रॉम -1 से 0, है ना, ऐसे आएगा। तो 0 पे तो सब 0 हो जाएंगे और माइनस पे देखिएगा 1/4 प्लस 3/2 और -4, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 4 माइनस, है ना, 7/4, तो दिस इज 9/4। आप निकाल के देख लेना, ये भी 9/4 ही आएगा ना, तो यानी कि टोटल वैल्यू इन दोनों के सम की कितनी आ जाएगी, 9/2। तो दिस विल बी द एरिया, है ना, दिस विल बी द एरिया। देख लो एक बार बच्चों सभी लोग, 9/4 आएगा ये वाला भी, और ये वाला भी कितना आएगा, 9/4। आप चाहो तो इंटीग्रेट करके देख सकते हो। वैसे तो दिख ही रहा है 4 - x³ - 3x होगा, तो जैसे ही रखिएगा काम हो जाएगा। गुड। तो मेरे ख्याल सभी बच्चों का डन है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और सवाल इसी पे दे देता हूं, है ना, तो ये 7वां सवाल हो जाएगा। मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, बाकी इतना ही काफी है, ऐसे ही करना है। Let f(x) equal to x³ + 2x² + 2x + 1. Let f(x) equal to x³ + 2x² + 2x + 1 and gx is inverse of it. And gx is inverse of it. Then find the area bounded by y equal to gx, x-axis, and ordinate at x equal to -3 and x equal to 6. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी करिएगा तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तरफ से भी, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से कैसे निकालना है क्या, है ना। क्योंकि मेन चैलेंज बस इसमें यही है कि x इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर आपको y इक्वल टू x में रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा। और ये दोनों लाइन जो मैंने हरी हरी बनाई है आपके लिए, आपकी आंखों के सामने हरी हरी लाइंस, ये हरी हरी लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी।
और उसके लिए आपको y कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और उसको कर्व में रखकर y की जगह आपको x निकालना पड़ेगा यूजिंग योर कॉमन सेंस, राइट? तो उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये सवाल आप कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट थिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन पैरामीटर। तो एक इस तरह के प्रोफाइल के भी सवाल एरिया में बनते हैं, है ना? एक तो इस तरह के प्रोफाइल के भी सवाल एरिया में बनते हैं। ये प्रोफाइल क्या है भाई? डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन पैरामीटर, इसका क्या मतलब है सर? तो भाई डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन पैरामीटर का मतलब समझ लेते हैं। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि आपको कुछ बाउंड्रीज, आपको कुछ कर्व्स दिए जा रहे थे, आपको कुछ फंक्शंस दिए जा रहे हैं, और उसके थ्रू जो एरिया बाउंडेड है वो पूछ रहा है आपसे बार-बार, है ना? वो एरिया पूछ रहा है कि भाई बताओ इससे बाउंडेड एरिया क्या है? तो अब क्या है, इस प्रोफाइल में के सवालों में क्या होगा कि आपको एरिया दे देगा पहले तो। कुछ बाउंड्रीज दे दी जाएंगी जो नोन होंगी, और एक ऐसी बाउंड्री या एक से ज्यादा भी कभी-कभी कर सकता है ना, तो एक आध ऐसी बाउंड्रीज होंगी जो उसमें आपको अननोन कुछ कंटेन करेगा, है ना? अननोन कुछ कंटेन करेगा। फिर बोलेगा कि भाई उस अननोन की वैल्यू बतला दो जिसके कोरोस्पोंडिंग ये जो एरिया बाउंडेड है वो इस फलानी एरिया के बराबर हो जाए। अब उसके बाद फिर आपको फिर से वही कर्व स्केचिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो एरिया बन रहा है, और फिर उस एरिया के लिए एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। और जब आप उस एरिया के लिए एक्सप्रेशन लिखिएगा तो एक इक्वेशन बनेगी, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके फिर आप उस अननोन पैरामीटर को फाइंड आउट कर पाइएगा। तो इस तरह के भी सवाल होंगे जिसमें आपको एरिया दे दिया जाएगा, कोई एक बाउंड्री अननोन होगी, या किसी बाउंड्री के किसी चीज में कोई एक अननोन चीज घुसेड़ दी जाएगी, और फिर उस अननोन की वैल्यू आपसे निकालने के लिए कहेगा। फिर से आपको कर्व स्केचिंग का सहारा लेना पड़ेगा, इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, डेवलप करनी पड़ेंगी, और उसके बाद ही वो चीज सॉल्व होगी। तो चलिए, बातें बहुत होगी, एक सवाल करते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले कि क्या हो रहा है। फाइंड द वैल्यू, है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच एरिया बाउंडेड बाई द कर्व्स y equal to 4 upon x square, x equal to 1, and y equal to c is equal to 9 upon 4, है ना? y equal to c is equal to 9 upon 4, है ना? एक बार ट्राई कीजिए खुद से, है ना? फिर समझ में आएगा। चलो जी, करके देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ c for which the area bounded by the curves y equal to 4 upon x square, x equal to 1, y equal to c, इस तरह से दिया हुआ है ना? तो जरा देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ बनाते हैं, है ना? तो y इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बच्चों, हम्म, ठीक है। तो y इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मुझे लग रहा है यार देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जीरो प्लस पे इसकी वैल्यू कहां जाएगी? इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो। और मतलब ये दोनों एक्सेस के मतलब सॉरी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल टाइप का ग्राफ होगा ऐसे। क्यों? क्योंकि इवन टाइप का दिख रहा है, फील आ रहा है, y इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना? फिर एक लाइन है x इक्वल टू 1, फिर एक लाइन है x इक्वल टू 1,
ठीक है, और फिर एक लाइन है y इक्वल टू सी, ऐसा। तो बच्चों अब ध्यान से देखना और बताना कि किस एरिया के बारे में बात हो रही है। तो एरिया बाउंड करने में तीन फंक्शंस या तीन ग्राफ्स हैं। कौन? एक तो 4/x², ये है एक तो कर, एक है x इक्वल टू 1 और एक है y इक्वल टू सी। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस एरिया के बारे में बात हो रही है? डोंट यू थिंक कि ये जो एरिया जो बोल रहे हैं कि द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू सी, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4/x², वो इसी एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो ये एरिया ये चाहता है कि 9/4 हो, तो इसके कोरोस्पोंडिंग आपको c की वैल्यू बतलानी है। इसके कोरोस्पोंडिंग आपको c की वैल्यू बतलानी है। सुनिएगा ध्यान से। तो हम लोग पहले इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं भाई? कि सबसे पहले तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा ना दोस्त। ये वाला पॉइंट बिना निकाले तो काम होगा क्या, बताओ? मुझे तो नहीं लगता। अल्लाह, लेकिन सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट कौन सा है? तो भाई ये देखो y इक्वल टू सी, और ये जो 4/x² है नहीं, है काटा काटी कर रहा है, तो यानी कि 4/x² इक्वल टू सी, यानी x² इज 4/c, और x की यहां से वैल्यूज आ रही है बच्चों +-2/√c। ये पॉजिटिव की साइड है। तो अगर ये पॉजिटिव की साइड है तो ये पॉइंट हो गया भाई 2/√c, 0। ये सुनो, ये पॉइंट हो जाएगा 2/√c, 0। अब देखिएगा, यानी इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट होगा? 2/√c से। कहां तक चलेगा? इस पॉइंट तक, है ना। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है बॉस? 1। तले 2/√c से 1, और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कौन सा है? c वाली लाइन, है ना। तो y इक्वल टू सी इज द अपर कर्व, और माइनस लोअर कर्व कौन सा है? ये वाला, यानी कि 4/x²। तो ये आपको बना के समझना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू 9/4 आएगी। अभी एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है ना, अभी एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, शायद आप में से भी किसी बच्चे के दिमाग में आ रही होगी ये बात, कि सर ये जो लाइन आपने y इक्वल टू सी ऊपर बनाया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लाइन इसके नीचे से बने? है ना, समझना बात को। जैसे अभी मेरे मन में क्या है कि मैंने y इक्वल टू सी इधर बना दिया, x इक्वल टू 1 तो ये था ही, x इक्वल टू 1 चेंज नहीं होगा, 4/x² भी चेंज नहीं होगा, वो सब तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन मन में ये हो सकता है कि यार y इक्वल टू सी ऐसा भी तो हो सकता था ना सर, कि ये इधर से चला जाए, ऐसे कुछ हो जाए। आप समझ रहे हो बात को? कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि y इक्वल टू सी कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाए। पहले तो मुझे लगता है ना कि ये पूरा थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। अरे ऐसे बनाना पड़ेगा ना थोड़ा सा। अब देखना, तो अब हम लोग बोले कि हो सकता हो, कोई बोले कि सर ये ऐसा कुछ बन जाए तो बढ़िया नहीं रहेगा? सोचिए आप भी, इजंट इट पॉसिबल कि इधर की साइड y इक्वल टू सी वाली लाइन बन जाए, है ना। ये ऐसा लग रहा है कि इधर काटेगा फिर से, बल्कि ऐसा होगा नहीं। देख लेना यार थोड़ा सा डायग्राम, है ना। बाकी मैं मेरा मेरा पॉइंट बस इतना है बच्चों कि आपको बोले सर ये तो बड़ा एरिया, अब हमें थोड़ी पता नाप के कि 9/4 कितना होता है ना। समझने ध्यान से। तो हम लोग बोले कि ये y इक्वल टू सी है, ये x इक्वल टू 1 है, ये कर्व, ये एरिया मैंने 9/4 के बराबर कर दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो एरिया हो यही 9/4 हो। क्या नहीं हो सकता? आंसर इज हो सकता तो है। अगर ऐसा हो जाए कि ये जो नीचे नीचे जो एरिया चल रहा है ना, ये जो नीचे नीचे पूरा एरिया चल रहा है इंफिनिटी तक, ये एरिया 9/4 से अगर बड़ा हो सकता है। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल कि अगर ये जो एरिया जो नीचे नीचे चल रहा है, अगर ये 9/4 से ये एरिया, सॉरी हाँ, ये एरिया अगर 9/4 से बड़ा है तो हो सकता है। चलिए निकाल के देख लेते हैं। ये लाइन है बच्चों x इक्वल टू 1 वाली, तो 1 से इंफिनिटी में 4/x² को इंटीग्रेट कर लीजिए। 4/x² का इंटीग्रेशन हो गया -4/x फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, इंफिनिटी पे 0 और -4, यानी 4 आ रहा है। अरे भाई ये तो 9/4 से बड़ा है। ये तो मतलब यहां पे जो नीचे की साइड एरिया है वो 4 है, टिल इंफिनिटी ये एरिया कितना है? 4। तो 9/4 तो 2 पॉइंट समथिंग ही हुआ यार। तो यानी कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इधर भी एक लाइन है। इसलिए कर्व स्केचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्व स्केचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखना पड़ेगा कि भाई वो जो वेरिएबल बाउंड्री डाली गई है उसकी क्या क्या पॉसिबल लोकेशंस हो सकती है ना। तो जैसे हमने इसको y इक्वल टू सी कहा, मान लीजिए ऐसा कहते हैं ना, अब ये y इक्वल टू सी है, तो फिर इसके लिए भी मुझे ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट फिर से निकालना पड़ेगा। देखो ये पॉइंट तो आपको फिर से वही आएगा 2/√c। क्यों? क्योंकि फिर से ये y इक्वल टू सी,
है ना, y इक्वल टू सी, और ये 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटरसेक्शन है, यानी ये पॉइंट फिर से 2/√c, 0 आएगा। तो इस बार क्या होगा एक्सप्रेशन, ध्यान से देखना, इस बार क्या होगा एक्सप्रेशन। तो मैं बोलूंगा कि इस बार एक्सप्रेशन होगा गुरु 1 से 2/√c एंड अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इस बार अपर कर्व कौन सा है, 4/x² और लोअर कर्व कौन सा है, c, एंड दैट इज इक्वल टू 9/4। अब लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई, एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। यानी कि अगर आप सिर्फ इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो सी की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। अब बोलोगे सर ये दोनों सेम कैसे है, यहां तो उल्टा लिखा हुआ है। तो बेटा यहां भी तो उल्टा लिखा हुआ है। अगर आप मान लीजिए इसको इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन आता है, हमने डेफिनेट में पढ़ा था। तो अगर आपने इसको इंटरचेंज किया तो एक माइनस साइन आएगा, माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये पलट गया। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं इस केस में तो वी वर सेफ, कि इन केस आपने ये दूसरा एक्सप्रेशन नहीं भी सोचा होता तो यहां से दोनों वैल्यू सी की आ रही थी, यहां से दोनों वैल्यू सी की आ रही थी, लेकिन फिर भी लास्ट में दुविधा आती कि यार ये जो सी की दूसरी वैल्यू है पॉसिबल है या नहीं है। ये दुविधा जरूर आती, वहां भी आती। अगर उस दुविधा को आपने सॉल्व किया होता है, फिर से चेक किया होता है कि यार ये वैल्यू कितनी दे रहा है नहीं दे रहा है, तब तो आप सही ट्रैक पे हैं। लेकिन अगर इस दुविधा आया और आपने दोनों एक्सेप्ट कर लिया तो कभी ऐसा धोखा भी हो सकता है कि कोई रिजेक्ट हो रहा हो और आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया तो मामला खराब हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। तो आप इसको चीज को समझना, ये सब बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप होलसम पूरी चीज को अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहते हो और करेक्ट आंसर देना चाहते हो तो ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी जाने अनजाने ऐसा हो जाए कि आपने लिखा तो एक के लिए था, आंसर में दो दो चीजें आ रही हैं, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या दोनों पॉसिबिलिटी में से कौन सी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, दोनों एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए इसमें तो बस एक ही सॉल्व करके काम चल जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने कि देखिए पहले वाले को ही कर रहे हैं, सी का इंटीग्रेशन हो गया c/x, 4/x² का -4/x, तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा और ये आएगा 2/√c7 एंड दैट इज इक्वल टू कितने हैं 9/4, है ना। देख लेना 1 रखिएगा तो c+4 और 2/√c रखिएगा तो मुझे लग रहा है कि 2√c और +4/2/√c, है ना, इक्वल टू 9/4, है ना। तो मेरे ख्याल से देखिएगा ये आएगा c -4√c और +4 -9/4 का जो भी है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √c का स्क्वायर क्वाड्रेटिक इन √c, 16 में से 9 गया 7/4, यानी यहां से √c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 ± √16 -4 × 7/4 अपॉन 2, यानी कि 4 प्लस माइनस, है ना, ये गया 16 में 7 गया 9, तो 3/2, यानी मुझे लग रहा है बच्चों एक तो आ रहा है 7/2 और एक आ रहा है हाफ √c की वैल्यू, यानी सी की डेफिनेटली दोनों वैल्यूज यहां से आ रही है। देखो जो कि मैंने कहा था कि दोनों आ जाएंगी 49/4 एंड 1/4। देख सकते हो एक वैल्यू, है ना, एक वैल्यू इस इंटरसेक्शन के ऊपर है, जैसे ये x1 है तो ये 4/x² का कर्व है, तो y की वैल्यु कितनी आएगी यहाँ पे 4, तो ये पॉइंट 1,4 है। तो देख सकते हो कि एक वैल्यू जो c की आई है वो 4 से बड़ी वैल्यू आई है, कौन सी वैल्यू, सॉरी कौन सी वैल्यू 49/4, और एक वैल्यू 1/4 जो कि आपको दिख रहा है कि इससे छोटी आई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज आपकी आ रही हैं, ठीक है। क्या क्लियर है, क्लियर तो लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग इज find the area of the figure bounded by the parabola and the straight line
if the tangent drawn to the parabola at the point x equal to 3 is known to make an angle pi minus tan inverse 6 with x-axis. With x-axis करिए बच्चों. ओके करके देखते हैं बच्चों. सबसे पहले तो बहुत एक सिंपल सा डेटा बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर बाउंडेड बाय दिस एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 9x माइनस 32. ये दो पॉइंट तो मेरे समझ में आ रहा है कि भाई एक तो इसका और इसका बाउंडेड एरिया है, लेकिन इसमें एक अननोन a डाला हुआ है इसने. तो बोला कि इफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द पैराबोला एट द पॉइंट x इक्वल टू 3, ये भी क्लियर कर दिया है. a कैसे निकलेगा कि टेंजेंट जो होगा वो इतना एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, तो स्लोप कितना हुआ, टेंजेंट का स्लोप कितना हुआ है. हम लोग को पता है स्लोप tan थीटा होता है, tan की स्लोप हो गया tan पाई माइनस tan इनवर्स x, है ना. उस पॉइंट पे स्लोप ये हो गया tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, और tan इनवर्स x 6 ही होता है मेरे ख्याल से, तो यहां माइनस 6 आ जाएगा. यानी यानी हमारे पास स्लोप जो आ रहा है वो -6 आ रहा है. कहां पे x इक्वल टू 3 पे, तो dy बाई dx निकालिए ना फिर. तो dy बाई dx निकालिएगा तो कितना आएगा 2ax प्लस 12. कहां पे निकाल रहे हो स्लोप 3 पे, तो x की वैल्यू जब 3 रखिएगा तो 2a इंटू 3 प्लस 12, और ये स्लोप खुद ही दिया हुआ सवाल ने -6 के बराबर है. यानी मुझे लग रहा है यार कि 6a इक्वल टू -18, और मुझे लग रहा है कि a की वैल्यू आ गई -3. हो गया खेल. तो अगर a -3 आ गया तो ये कर्व कौन सा हो गया दोस्तों, y इक्वल टू -3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 14, ये कर्व हो गया. तो ये तो उल्टा पैराबोला है. और ये देख सकते हो कि ये मेरे ख्याल से तो x एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट तो ना करने वाला. जीरो पे इसकी वैल्यू आ रही है -14, और डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव ही लग रहा है. हाँ नेगेटिव लग रहा है. तो यानी कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह का एक ग्राफ होगा, है ना. इस तरह का एक ग्राफ होगा, जीरो पे इसकी वैल्यू रहेगी -14, और इस तरह का कोई एक ग्राफ आएगा. अब बोल रहा है y इक्वल टू 9x माइनस 32, एक और लाइन है. तो बेटा y इक्वल टू 9x माइनस 32, तो इस तरीके से कोई लाइन होगी. फिर देख लो y इक्वल टू 9x माइनस 32, मुझे लगता है कि ये वाली लाइन हो जाएगी, है ना. 9x माइनस 32 चेक कर लो आप, है ना. तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये पॉइंट तो हो जाएगा 0, -32 नीचे ही आएगा. ठीक है, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला. 9x माइनस 32 का इस पैराबोला के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा. तो सॉल्व करना पड़ेगा दोनों कर्व को, है ना. दोनों कर्व को सॉल्व करिए. आई तो हम लोग बोल रहे हैं कि -3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 14 इक्वल टू 9x माइनस 32. ठीक है, तो इसको इधर लाइएगा तो -3x स्क्वायर और 12 9 12 हो गया 3x, है ना. और ये +32 आएगा, तो मुझे लग रहा है +28 इक्वल टू 0. पता नहीं सही है गलत, भगवान जाने क्या हो रहा है. ये -14 है, वही मुझे लगा यार ये क्या. तो 32, और 32 में से 14 गया 18, है ना. 18 अब ठीक है. तो हम लोगों ने कि यहां से -3 हटाओगे तो x स्क्वायर -x और -6 इक्वल टू 0. तो मुझे ठीक ठीक लग रहा है कि x की वैल्यू एक तो -2 और 3 आ रही है ना. यानी ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है बच्चों, ये है x इक्वल टू -2 वाली, और ये x इक्वल टू 3 वाली लाइन. तो अगर अब आप एरिया लिखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, -2 से 3, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व पैराबोला है, दैट इज -3x स्क्वायर
प्लस 12x माइनस 14 है ना, इसका ध्यान रखिएगा, माइनस 14 माइनस लोअर कर्व क्या है 9x माइनस 32। बच्चों देखो, एक तो है कि आप इसको पूरा पूरा इंटीग्रेट करके लिमिट्स रखो और उसके बाद वैल्यू निकालो, जो कि मैंने बताया कि गलती गलती हो सकते हैं, और यहाँ पे वो जो ट्रिक है वो यूज कर लो। नहीं तो आप देख सकते हो कि ये -2 और 3, ये जो घटाने वाला पैराबोला है इसी के रूट्स हैं। जब इसको लिखोगे तो ये आएगा -3x² प्लस 3x और ये प्लस 18 है ना dx। आप देखो ना, -2 और 3 इसी के तो रूट थे। -3x² प्लस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0 के ही रूट, तो फाइनली -2 और 3 आए। तो इसमें क्या बतलाया था मैंने, 1/6 मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज 3 माइनस -2 दैट इज 5 का होल क्यूब इनटू, है ना, मॉड ए कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 3। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर आ जाएगा 125/2। तो यहाँ फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा अगर आप इस चीज को यूज करते हैं। तो अगर क्लियर है तो बतला दीजिए एक बार, है ना। बाकी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन से होमवर्क दिया था बच्चों, तो उसमें कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए, और नहीं डाउट है तो लिख दीजिए नो डाउट। तब तक मैं आपके लिए एक सवाल लिख देता हूं होमवर्क के लिए, है ना। तो 8 सवाल हो जाएंगे जो हम कल डिस्कस करेंगे, तो इनको तो जरूर कर लीजिएगा, है ना। एटलीस्ट अटेम्प्ट तो जरूर कर लेंगे। For what value of A is the area of the figure bounded by the curves y equal to 1 by x, y equal to 1 upon 2x minus 1, x equal to 2 and x equal to a is ln 4 by root 5, है ना। तो ये 8 सवाल जो हैं ये आपके उसके हैं होमवर्क के लिए। पहले भी 6 और एक 7 सवाल दिया हुआ है, तो इनको अटेम्प्ट करके आइएगा तो ही मजा आएगा। बाकी तो आप सॉल्यूशन देखने के लिए देखिएगा ही ऑफ कोर्स, है ना। तो ट्राई जरूर कर लीजिएगा। अभी तक कोई ऐसा डाउट किसी ने पूछा नहीं है, जबकि मैं बोल चुका हूं कि अगर भाई डाउट है तो बताइए, और नहीं डाउट है तो वो लिख दीजिए फटाफट, सो दैट हम आगे बढ़ पाए। एक्सरसाइज 4 में 7 से 29 था, और एक्सरसाइज 5 में 1 से 5 था, है ना। एक्सरसाइज 4 7 to 29 एंड एक्सरसाइज 5 1 to 5। तो देख लीजिए फटाफट से, अगर कुछ लग रहा है तो बता दीजिए। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है ना। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर आपका 10 पूछा गया है ना। चलिए देखते हैं। इसमें बोल रहा है क्या कि ऊपर एक कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, उसमें दो चीजें बोल रहा है बच्चों, f0 एंड f1 बोथ आर 0, और एक बड़ी सी इक्वेशन दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का ही है, कि f डबल डैश x माइनस 2f डैश x। अब वैसे तो देखकर इसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या लिख दिया भाई ने, है ना। बट हाँ, जैसे ही आप कॉम्प्रिहेंशन का पहला पार्ट देखिएगा ना, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला पार्ट हो कॉम्प्रिहेंशन का कि दिस फंक्शन, है ना, इसको अगर मैं gx बोल देता हूं, मान लो ये जिस फंक्शन की बात कर रहा है ना, e की पावर माइनस एक्स fx, जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बोले इससे इसमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालिएगा ना g डैश x, तो आप सभी बच्चों को पता है कि e की पावर माइनस एक्स fx माइनस e की पावर माइनस एक्स, है ना। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ज्यादा हो गया, यहाँ f डैश x fx, ऐसे, है ना। e की पावर माइनस एक्स fx का डेरिवेटिव f डैश, और फिर e की पावर माइनस एक्स कैसे आएगा,
और जैसे इसका डबल डेरिवेटिव निकालिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। e की पावर माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स, फिर क्या आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स, है ना। यहां से देखिएगा, यहां से जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस e की पावर माइनस एक्स रहने दीजिए एफ डैश एक्स, और फिर जब e की पावर माइनस एक्स कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी यहां से देख सकते हो कि e की पावर माइनस एक्स जैसे ही कॉमन निकालोगे आपको बिल्कुल वही दिखेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। आप देखो ध्यान से, है ना। तो यानी यही वाली चीज जो है यहां पे लिखी हुई है और e की पावर एक्स इधर लिखा हुआ है। तो जब आप इसको इधर लाइएगा तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि e की पावर माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ टू एफ डैश एक्स और प्लस एफ एक्स, ये लिखा हुआ है ना। तो e की पावर माइनस एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं ना। यानी कि ये बतला रहा है कि ये जो फंक्शन है ना इसका डबल डेरिवेटिव 1 या 1 से बड़ा है। तो बच्चों अगर डबल डेरिवेटिव 1 या 1 से बड़ा है मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रहा होगा। यानी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रहा होगा मतलब जीएक्स का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो जीएक्स का ग्राफ कॉनकेव अप होना चाहिए। पहले ही बता चुका हूं कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होता है, कॉनकेव अप, है ना। तो यानी हम 0 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं और ग्राफ कॉनकेव अप होना है, और 0 और 1 पे वैल्यू क्या होने वाली है, 0, है ना। और 0 और 1 पे वैल्यू कितनी होने वाली है, 0। ध्यान से देखना इस ग्राफ को, है ना। कॉनकेव अप 0 पे 0 1 पे 0, है ना, लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है सवाल में। तो 0 पे भी 0 कर दिया, 1 पे भी 0 कर दिया, और कॉनकेव अप तो कुछ इस तरह का आना चाहिए मेरे ख्याल से, कुछ इस तरह का आना चाहिए। और इसमें एक चीज फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि दिस एज्यूम्स इट्स मिनिमम वैल्यू एट 1/4। ये है 1, ये है 0, एंड दिस एज्यूम्स इट्स मिनिमम वैल्यू एट 1/4, यानी 1/4 पे इसने अटेन किया है मिनिमम, है ना। 1/4 पे इसने अटेम्प्ट किया है मिनिमम। अब अगर हम यहां पे थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों, तो ये वाले जो स्लोप्स हैं ये कैसे स्लोप्स हैं, ये पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव स्लोप्स है टेंजेंट, और इधर वाले स्लोप्स कैसे हैं, पॉजिटिव स्लोप्स हैं। आप देखो 1/4 के आगे के स्लोप्स पॉजिटिव है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये जीएक्स का ग्राफ है, ये जीएक्स का ग्राफ है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो जी डैश एक्स होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर सॉरी लेस देन 0 फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 0 से 1/4, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, जी डैश एक्स तो ये हुआ ना भाई, तो यानी यहां से अगर आप इसको लिखिएगा तो e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन 0। अब देखो e की पावर माइनस एक्स को उधर विदा कर दो तो e की पावर माइनस एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये बोलता है क्या कि एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ एक्स, कहां में, 0 से 1/4 में, है ना। तो आप एक ऑप्शन देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन यही कह रहा है कि एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ एक्स फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 0 से 1/4, है ना। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, आप देख सकते हो, बोलता है एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ एक्स, जबकि ऐसा नहीं है। 1/4 से 1 में जी डैश एक्स पॉजिटिव है, जी डैश एक्स पॉजिटिव है कहां से कहां तक, 1/4 से 1 में। आप देख सकते हैं ये पूरे कैलकुलेशन को अच्छे से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में एफ डैश एक्स एफ एक्स से बड़ा होगा, जो कि पहला ऑप्शन नहीं कहता है। दूसरा ऑप्शन भी आप देखिएगा तो वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स बोल रहे हैं 0 से 1/4, वो भी गलत है ना। और लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ एक्स बट 3/4 से 1 में, तो ये तो 1/4 से 1 में थ्रू आउट एफ डैश एक्स सॉरी ग्रेटर देन एफ एक्स है। तो मेरे ख्याल से ए बी डी तीनों गलत हैं, सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट है। और कुछ है तो बता दीजिए, है ना। और इसी पार्ट से सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्स 0 से 1। तो ए पार्ट बोल रहा है एफ एक्स इज 0 से इंफिनिटी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ग्राफ को नीचे जाना ही पड़ेगा। तो एफ एक्स 0 से इंफिनिटी में तो नहीं हो सकता है। एक बोल रहा है माइनस हाफ से हाफ, तो नेगेटिव हाफ पे ही इसका लोएस्ट आया, ऐसा जरूरी थोड़ी है, यानी कि इसकी लोएस्ट वैल्यू ही माइनस हाफ हो। लोएस्ट वैल्यू कहीं भी जा सकती है नीचे में नेगेटिव में। फिर -4 1/4 से 1, वो भी रॉन्ग हो गया विद द सेम लॉजिक ऑफ बी। डी इज राइट लॉजिक कि माइनस इंफिनिटी से 0 में एफ एक्स होगा, मतलब जो भी एफ एक्स का ग्राफ होगा कितना भी नीचे जा सकता है ना, कितना भी नीचे जा सकता है, लेकिन होगा क्या, माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच का। और कोई डाउट है तो जल्दी बतला दीजिए, नहीं तो होमवर्क करते हैं, लिखते हैं। तो ये 8 सवाल तो है ही आपके पास क्लास वाले, है ना, होमवर्क में। और बाकी अगर एक्सरसाइज 5 नहीं किया है तो मैं दोबारा से उन 1 से 5 को दे देता हूँ। ये 10 सवाल हैं, है ना। तो पहले तो क्लास वाले जरूर कर लीजिएगा, फिर बचा आपका एक्सरसाइज 5 में 10 ही सवाल हैं, तो 1 to 10, और एक्सरसाइज 6 में 1 to 6।
तो दिस इज द होमवर्क फॉर योर नेक्स्ट क्लास, है ना? तो इतना कुछ करके आइए, फिर करते हैं बात। ओके देन, सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, है ना? वैसे यूट्यूब पे मैं एक रिकॉर्डेड सीरीज चालू करने वाला हूँ, फॉर द टाइमिंग तो रिकॉर्डेड ही रहेगा, है ना? पीवाईक्यूज का, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो उसमें रिकॉर्डेड अभी तो स्टार्ट होगा, तो पहला आईटीएफ का चैप्टर आएगा, है ना? तो आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं आपकी अपनी रिवीजन के लिए। अभी अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा रिवीजन का, तो कम से कम टू बिगिन विथ आप ये काम कर सकते हैं ना? चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।